हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से 10 क्वेश्चन ले रहे हैं केवल, और इसको जल्दी जल्दी हम रीड करेंगे और उसका जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ करेंगे। तो जिस समय मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ तो आप करेक्ट आंसर अपने मन में चूज़ कर लीजिए और लास्ट में आप अपने को मार्किंग करिएगा, जिससे कि आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो गाइस, आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पे कुछ एमसीक्यूज़ डलते रहते हैं और जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं, और लेक्चर भी प्रोवाइड होते हैं जो कि हिंदी में उसको एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें नोट्स भी देते हैं जो कि हेडिंग सब हेडिंग के साथ होते हैं, जिससे कि आप अपने नोटबुक में नोट बना लें और उसको पढ़ लें, रीड कर लें, जो कि आपके क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो आपका प्रैक्टिकल है उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, और आपको परेशानी नहीं होती इधर उधर नोट्स बनाने के लिए, भागने के लिए। तो आपको एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल चैनल है। तो जो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेयर कमेंट के संग संग सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जो उसी के बगल में घंटी का निशान है सब्सक्राइब के बगल में, उसको भी ज़रा टच कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोज़ इसमें डाली जाती हैं वो आपके लिए यूज़फुल हो, और इसमें हमेशा एजुकेशनल वीडियो ही डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीजिया। तो जो स्पाइनल एनेस्थीजिया होता है उसमें जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है? तो स्पाइनल एनेस्थीसिया तो पता ही होगा आपको कि जिसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है, लेकिन लोअर पार्ट या लोअर एब्डोमिनल एरिया जो है उसका सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो एनेस्थीसिया का मतलब ही होता है टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन ना। तो क्यों किया जाता है? ये इंड्यूस फॉर मेडिकल पर्पस, मतलब मेडिकल की कुछ सर्जरी वगैरह करनी है, सर्जरी के लिए ही बेसिकली, ऑब्वियसली सर्जरी के लिए ही सर्जरी करनी है, इसी के लिए उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो यही एक एनेस्थीसिया का मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है एनोरेक्सिया होगा उसे, या हाइपरटेंशन होगा, या मेंटल कन्फ्यूजन होगा, या फिर हाइपोटेंशन होगा। तो एनोरेक्सिया मतलब मालूम ही है आपको, लॉस ऑफ एपिटाइट इसमें हो जाती है, और हाइपरटेंशन में कुछ ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा बीपी का हो जाना, और मेंटल कन्फ्यूजन मालूम ही है कि कुछ कन्फ्यूज़न रहना, मेंटल डिसऑर्डर, और ये जो हाइपोटेंशन है बीपी का लो हो जाना। तो है करेक्ट आंसर हाइपोटेंशन। डिफ़िकल्टी इवैक्यूएशन ऑफ हार्ट फीकल नोन एज, यानी कि जब हार्ट फीकल मैटर होता है तो उसको किस तरह, मतलब उसको जो है आउट करने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है हार्ट फीकल मटेरियल को। तो उसको जो हार्ट फीकल होता है जब उसको प्रॉब्लम होती है आउट करने में, तो डेफिकेट करने में, तो ये है ऑप्शन। उसे क्या बोलेंगे? उसे डायरिया बोलेंगे, या डेफिकेशन बोलेंगे, या कॉन्स्टिपेशन, या फिर एनीमा? तो करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में ही क्या होता है? हार्ट फिकल होता है स्टूल। तो उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड लिक्विडिफिकेशन ऑफ फीसेस इज नोन एज, यानी कि जो फीकल मैटर है वो काफ़ी मतलब कैसा हो रहा है? लिक्विड के समान, यानी कि पतला हो रहा है, तो उसको पतले स्टूल आ रहे हैं और बार बार उसको जाना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरिया, या डेफिकेशन, या फिर कॉन्स्टिपेशन, या फिर एनीमा। तो करेक्ट आंसर है डायरिया। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। ठीक है, इनमें से जो नीचे दिए हैं, इनमें से कौन सी जो ऐसी मेडिकेशन है जो कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए यूज़ की जाएगी? तो वो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया हो गया, ये मतलब ये भी एक तरीके का एनेस्थीसिया, ये आप बोल सकते हैं कि इस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज़ अ फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया कैरेक्टराइज बाय कैटाटोनिया, एनाल्जेसिया, और कैटालेप्सी, एमनीशिया, यही सब, ये सारे जितने भी एनेस्थीसिया में करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि जो डिसोसिएटिव प्रॉब्लम होती है उसमें जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं, जिसमें कि लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट हो जाता है, पेन नहीं होता है, और लॉस ऑफ सेंसेशन यानी कि मेमोरी लॉस हो जाती है, तो वो ही सब इसमें
उसी एनेस्थीसिया को बोलते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो इसमें हेलोथिन होगा, केटामीन होगा और फिर इन्फ्लुएंस होगा या फिर ईथर होगा। तो हेलोथिन क्या हो गया? हेलोथिन जो होता है वो एक नॉन इन्फ्लामेटरी और मेडिकेशन लिक्विड होता है, एक लिक्विड के समान होता है और लिक्विड ही होता है जो कि ड्रग फॉर्म में होता है और यूज़ फॉर जनरल एनेस्थीसिया, जो कि जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हो गया केटामीन। ये जो होता है एक तरीके की मेडिसिन होती है। केटामीन को आप बोल सकते हैं कि इज़ अ मेडिसिन यूज़ फॉर किसके लिए दी जाती है? मेंटेनिंग एनेस्थीसिया, जो कि स्टार्टिंग एंड मेंटेनिंग एनेस्थीसिया के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हो गया इन्फ्लुएंस, जो हो गया वो हो गया एक ईथर के समान होता है, जो कि ईथर की तरह ही बोल सकते हैं आप उसको, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं। ये भी एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है। और ईथर हो गया वो भी लिक्विड होता है, जो कि वोलेटाइल फ्लेमेबल लिक्विड होगा और ये जो होता है सिमिलर टू अल्कोहल होता है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है केटामीन। तो केटामीन जो होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होगा, जो कि क्या किया जाता है, मतलब एनेस्थीसिया के स्टार्टिंग में और एंड में उसको मतलब स्टार्टिंग करने के लिए और एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए, जितने समय तक का सर्जरी हो रही है तो एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए केटामीन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपल्शन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय वे ऑफ लंग, स्किन, रेक्टम एंड ब्लैडर इज़ नोन एज। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो लंग से, स्किन से, रेक्टम से और ब्लैडर से जो एक्सपल किया जाता है, बाहर आउट किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एन्यूरेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बॉडी से आने के लिए उसको, वेस्टेज को? एन्यूरेसिस बोलेंगे, मिस्चुरेशन बोलेंगे, एलिमिनेशन बोलेंगे या फिर डेफिकेशन बोलेंगे। तो एन्यूरेसिस का मतलब ही है कि मतलब कि इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो रहा है ना। और मिस्चुरेशन का मतलब भी वही है कि मतलब एक्शन ऑफ यूरिनेशन। फिर एलिमिनेशन का मतलब भी हो गया कि कंप्लीट रिमूवल, जो हो गया ना, बाहर करना मतलब। और डेफिकेशन का मतलब है डिस्चार्ज ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम द बॉडी। तो ये हो गया इनकी मीनिंग। तो जो एक्सपल्शन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो कि लंग्स और स्किन, रेक्टम और ब्लैडर से किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन, यानी कि बाहर होना। उसके बाद हो गया नॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूरिन आउटपुट फ्रॉम द ब्लैडर इज़ नोन एज। यानी कि जो नॉर्मल प्रोसेस जो होता है यूरिन आउटपुट का, जो ब्लैडर से बाहर होता है, उसको बोलते हैं एन्यूरेसिस, मिस्चुरेशन, एलिमिनेशन एंड डिलैक्सेशन। तो ये तो सबके मीनिंग आपको बोल ही दिया था। तो इसमें से एक नया वर्ड आ गया है, डिलैक्सेशन। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉक्स, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल जो होता है उसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया मिस्चुरेशन। यानी कि जब नॉर्मल प्रोसेस होता है यूरिन का, ब्लड आउटपुट, यूरिन आउटपुट का ब्लडर से, तो उसको बोलते हैं मिस्चुरेशन। उसके बाद हो गया टर्म मलीना मीन। यानी कि जो मलीना का मीन होता है वो, उसका मतलब होता है डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड और पस इन द यूरिन और पेनफुल मिस्चुरेशन या फिर शुगर इन यूरिन। तो मेलिना क्या होता है? वो होता है एक ब्लैक और टेरी स्टूल, है ना, ड्यू टू पुअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो मतलब गैस्ट्रिक जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके वजह से जो ब्लीडिंग होती है, उसके कारण से ये मलीना कॉज होता है। तो इसमें एक तो ये हो गया, और यूरिन में पस का आना हो गया, पेनफुल मिस्चुरेशन, यानी कि जो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी पेनफुल होगा, या फिर यूरिन में शुगर होगी। तो मेलिना का मतलब होता है पेनफुल मिस्चुरेशन। सॉरी, ये गलत है यहाँ पे आंसर, करेक्ट मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर होगा डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करिएगा और क्वेश्चन नंबर ए जो है उसका सही आंसर है। उसके बाद हो गया टर्म पायरिया मीन। जो पायरिया मीन होता है उसका मतलब होता है डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड। अगेन वही मतलब हो गया कि जो स्टूल होता है वो एकदम डार्क कलर का होता है, क्योंकि उसमें ब्लड के कंटेन होते हैं, तो इसलिए वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है थोड़ा। तो या फिर हो गया पस इन यूरिन, पेनफुल मिस्चुरेशन या फिर शुगर इन यूरिन। तो पायरिया का मतलब हो गया पस इन यूरिन। पस इन यूरिन का मतलब होता है वाइट WBC जो होते हैं वो यूरिन में प्रेजेंट होते हैं।
तो ये जो होता है लेबोरेटरी टेस्ट में शो होते हैं। उसके बाद हो गया द एनीमा गिवन टू रिलीव गैशियस डिस्टेंशन इज़, यानी कि जो गैशियस डिस्टेंशन हो जाता है, गैसेस का जो डिस्टेंशन हो जाता है उसको बोलते हैं, यानी कि जब क्या होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है ना, कॉज इंक्रीज सप्लाई ऑफ गैस इन इंटेस्टाइन, यानी कि जो इंटेस्टाइन से क्या हो रही गैस की सप्लाई जो हो रही वो ज़्यादा हो रही है और उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है गैस का वो बहुत कम हो रहा है। तो उससे क्या होगा, जो एब्डोमेन में गैसेस क्या रहती है, फुल हो जाता है, एब्डोमेन एकदम से फुलफिल सा फील होने लगेगा, हार्डनेस होने लगेगी, उसी को बोलते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो इसमें इसको रिलीव करने के लिए कोल्ड एनीमा देंगे या फिर एंटी हेलमेंथिंग एनीमा देंगे या कार्मिनेटिव एनीमा देंगे या फिर प्यूरगेटिव एनीमा देंगे। तो ये प्रिंट मिस्टेक हो गया, नीचे भी ये प्यूरगेटिव एनीमा ही है। तो इसका जो पहले तो ये समझ लीजिए कोल्ड एनीमा क्या होता है। जो कोल्ड एनीमा के नाम से ही लग रहा है कि ये क्यों दिया जाता होगा। कोल्ड एनीमा गिव टू रिड्यूस द हाई बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग, मतलब जो हाई मतलब कोई भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन या किसी भी वजह से अगर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये एनीमा दिया जाता है, कोल्ड एनीमा। और जो एंटी हेलमेंथिंग के नाम से आपको लग रहा है एनीमा क्यों दिया जाता होगा, क्योंकि ये मेडिकेटेड एनीमा होता है और इसको किसके लिए देते हैं, टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपल द जो वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और बाहर करने के लिए ये दिया जाता है। बिफोर गिविंग इट बाउल शुड बी क्लीन्ड बाय द सोप एंड वाटर एनीमा, ठीक है। इसको देने से पहले जो बावल है वो इंटेस्टाइन जो होती है वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। क्यों उसकी क्लियरेंस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो नहीं तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो वॉर्म्स में नहीं पड़ेगा। तो क्लीन बाय सोप एंड वाटर एनीमा, तो इसको देने से पहले सोप एंड वाटर एनीमा देना पड़ेगा और उसको स्टूल पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये मेडिकेटेड एनीमा देना पड़ेगा ताकि वो जो वॉर्म्स हैं वो किल हो जाए और बाहर आ जाए। कार्मिनेटिव एनीमा का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है एक फ्लैटस रिलीज़ के लिए दिया जाएगा ना, फ्लैटस जो बन जाती है उसको रिलीव करने के लिए दिया जाता है। और इसको बनाने के लिए मिक्सचर यूज़ किया जाता है इसमें, जैसे कि 2 आउंस ग्लिसरीन होगा, 1 आउंस मैग्नीशियम होगा सल्फेट होगा और क्या होगा कि 3 आउंस ऑफ वाटर होगा इसमें, इनका सबका ये मिक्सचर होगा, ठीक है। तो उसको ये दिया जाता है टू रिलीव द फ्लैटस, उसके लिए ये दिया जाता है। उसके बाद हो गया परगेटिव एनीमा। जो ये प्यूरगेटिव जो एनीमा होता है ये सोप एंड वाटर एनीमा ही होगा, सोप सोल्यूशन से बनाया जाता है, सोप एंड वाटर सोल्यूशन होगा और जो कि कितने पे होगा कि एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा और टू स्टिमुलेट द पेरिस्टेसिस बाय इरिटेटिंग द इंटेस्टाइनल मिकोजा सॉफ्ट एंड हार्ड स्टूल, ठीक है। सॉफ्ट एंड जो हार्ड स्टूल होगा उसको सॉफ्ट करने के लिए दिया जाएगा और जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टेसिस मूवमेंट होती है, पेरिस्टेसिस मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि जो यूरिन है वो जो स्टूल है वो इजीली पास आउट हो। तो ये होता है प्यूरगेटिव एनीमा, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा इसका कार्मिनेटिव एनीमा करेक्ट आंसर, यानी कि रिलीव गैशियस जो ये होता है डिस्टेंशन, इसको दूर करने के लिए देते हैं कार्मिनेटिव एनीमा, जो कि मैंने आपको बताया था कि फ्लटस का मतलब ये हो गया कि जो गैसेस हो रही है उसको रिलीव करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। देन द क्वेश्चन नंबर 3, कोन शेप मेडिकेटेड सॉलिड मास विच इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम इज़ नोन एज, यानी कि जो कोन शेप मेडिकेटेड सॉलिड होता है मास, मतलब कुछ ऐसा पीस जो कि सॉलिड होता है और मेडिकेटेड होता है, उसको जो है रेक्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, तो वो होता है एनीमा को करते हैं या फिर कैथराइजेशन, सपोजिटरी या फिर बोलस। तो अब आपको पता है ना सपोजिटरी ही है, क्योंकि वो सपोजिटरी कैसी होती है, स्मॉल सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट होती है और जेली फॉर्म में होती है, लेकिन वो जो होती जब अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे उसको डाइल्यूट हो जाएगी और जेल, और वो वहाँ पे उसको स्मूथ करेगी मोशन को, और जो स्टूल होता है और वो बाहर आने में हेल्प करती है, ठीक है। तो स्मॉल होगी, कोन शेप्ड होती है, राउंडेड होती है, कोन शेप्ड होती है, और ये इसके लिए दी जाती है स्टूल जो मोशन होता है उसको, जो हार्ड मोशन होगा उसको सॉफ्ट करने के लिए और इजीली स्टूल पास हो इसके लिए, ठीक है। और बोलस का मतलब हो गया अ सिंगल डोज ऑफ अ ड्रग
अदर सब्सटेंस गिवन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, इट इज़ यूजुअली गिवन बाय द इन्फ्यूज़न और इंजेक्शन इनटू अ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो बाकी का मतलब तो आपको पता ही था, एनीमा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जो कि बाय रेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ तो इसी में आ गए, और नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक है, एनीमा का अलग से एक लेना पड़ेगा, उसमें मैं बताऊंगी। कैथराइजेशन आपको मालूम ही है, जो कि कैथेटर, अब ये बहुत सारे कैथेटर हो सकते हैं, तो यहाँ पे फॉलिस कैथेटर, ओबियसली फॉलिस कैथेटर की ही बात हो रही है। तो कैथेटराइजेशन का मतलब हो गया कि फॉलिस कैथेटर उसको यूरिथ्रा में डालेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, ब्लडर से उसको यूरिन का पास करवाना, जबकि पेशेंट खुद से नहीं कर पाता है। ठीक है, और सपोस्ट्री का मतलब तो अभी मैंने बता ही दिया, बोलस का मतलब मैंने बता ही दिया कि जो एक ड्रग होती है, जो ड्रग होती है उसकी सिंगल डोज जो होती है, उसको क्या किया जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए उसको दिया जाता है। ठीक है, एक अपने टाइम पीरियड पे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे उसको दिया जाएगा, और क्या, और ये एक सिंगल डोज होती है, एक ही बार दी जाती है, और ये यूजुअली कब दी जाती है, जबकि इन्फ्यूज़न हो या फिर कोई इंजेक्शन उसको दिया जा रहा है ब्लड वेसल्स पे, तो ये इन्फ्यूज़न के ही तौर पे उसको दी जाएगी, बोलस के उस पे, और बाय ब्लड वेसल्स पे दी जाती है सिंगल डोज मेडिकेशन की। ठीक है, इन्फ्यूज़न स्टार्ट करने से पहले, बाकी तो सब स्लोली चलता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन ये अपने एक और टाइम पीरियड पे शॉर्ट टाइम में इसको दे दिया जाता है। ठीक है, सिंगल डोज मेडिकेशन की, तो यही है बोलस। तो करेक्ट आंसर क्या है, सपोस्ट्री, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब, जो नए व्यूअर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, आपके काफ़ी यूज़फुल चैनल है आपके लिए। इसमें आपको नोट्स, लेक्चर, एमसीक्यूज सारे इसमें डाले जाते हैं, और नोट्स इसलिए प्रिपेयर करके डाल के हेडिंग सब हेडिंग्स के संग बना के डालती हूँ, और उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी ना हो, और वो अपने नोट्स बुक में उसे बना भी लें, और उसको मीनिंग को भी समझ लें, और फिर जब पेपर में आए तो उसको बिंदास लिखें, और काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में, नए सब किसी टॉपिक में और एमसीक्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।